सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां वहां समस्या पैदा हुई। उसके सामने एक बयान आया, वो MIM का था कि हमारे पड़ोसी मुल्क दोहा हो, कतर हो, दुबई हो, ओमान हो, हिंदू भाइयों पर मुस्लिम अत्याचार नहीं करते, लेकिन हिंदुस्तान में गुजरात समेत कई जगह जुल्म की इंतहा हो गई। और आज का मुद्दा यही है। मेहमान जो हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊं, इससे पहले जो मुद्दा है उस तरफ निगाह डाल लेते हैं, बाइट्स में क्या है, उसके बाद मेहमानों की ओर रुख करते हैं। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का ये बयान अपने आप में दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कभी कहते हैं कि अल्पसंख्यक यहीं की संतान है, एक पिता की संतान है, और कभी कहते हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां समस्याएं होती हैं। भाई भागवत साहब तय कर लीजिए, देश की असली समस्या अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है, किसानों के काले कानूनों की है, महिलाओं के सम्मान की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अब सांप्रदायिकता के बीज बोने बंद कीजिए। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वारिस पठान MIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और फैजान खान BSP के नेता हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। संगीत रागी साहब की तरफ मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले कि यह बयान किस तरफ कहता है और क्या कहता है और क्यों कहता है कि जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां समस्या पैदा हुई। संगीत रागी जी की तरफ एक बार रुख करना चाहूंगा, फिर से मेहमानों की तरफ। मोहन भागवत जी अपनी बात बेहतर यही होगा कि क्लियर करें। मुझे तो यही लगता है कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में है वहां वहां मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा क्रास है। आज जब उत्तर प्रदेश में 4.5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता मांग रही है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वही मोहन भागवत जी जो कौमी इत्तेहाद की बात करते रहे, आज वो धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। मोहन भागवत जी का ये बयान अपने आप में दोहरे चरित्र को दर्शाता है। कभी कहते हैं कि अल्पसंख्यक यहीं की संतान है, एक पिता की संतान है, और कभी कहते हैं कि जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई वहां समस्याएं होती हैं। भाई भागवत साहब तय कर लीजिए, देश की असली समस्या अशिक्षा की है, बेरोजगारी की है, किसानों के काले कानूनों की है, महिलाओं के सम्मान की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, अब सांप्रदायिकता के बीज बोने बंद कीजिए। मैं सीधे प्रोफेसर रागी के पास जाना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं उनसे कि ये बयान जो है जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां समस्या पैदा हुई, इसका मंतव्य क्या है, इसका मतलब क्या है और समस्या कौन सी है जो पैदा हो रही है और उसकी जड़ क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। फिर उसके बाद मैं डिबेट को खोलना चाहूंगा। जी देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है कि एक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते थे स्वयं सिद्ध प्रमेय, उसको आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो अपने आप में प्रमाणित होता था। तो यह भी एक सच्चाई है इस देश के लिए, और ये परम पूजनीय हेडगेवार जी ने भी इसकी बात की थी कि हिंदू इस देश की मूल आत्मा है, मूल चरित्र है।
और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र ही इसीलिए है, इसकी प्रकृति हिंदू है। और प्रकृति जब हिंदू है तो इसका मतलब वो सर्वसमावेशी होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरे सर्वसमावेशी हो रहने से बात नहीं बनेगी। यदि दूसरा सर्वसमावेशी नहीं होगा और दूसरा धर्म कहेगा कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं, यदि तीसरा धर्म कहता है कि मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, तो एक सर्वसमावेशी धर्म का टकराव ऐसे धर्म से हो रहा है जिसने पूरी मध्य एशिया को, पूरी एशिया को रक्तपात से, खून से लाल करके उसको इस्लाम में अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो बताएं मुझे कि कहां पे परेशानी खड़ी हुई है। मैं इसी बात को पूरा एक परिप्रेक्ष्य देख लिया, आपके दर्शक बहुत पसंद करते हैं, मैं पूरा एक देख लीजिए। क्रिश्चियनिटी गया, जहां जहां क्रिश्चियनिटी गया उसने होमोजेनाइज किया, सारे को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। आप देखेंगे कि इसे पाकिस्तान किस आधार पर बना था, धर्म के आधार पर ही बना था। वो सब हमारे ही बंधु थे और ये बात सिर्फ हमने नहीं की, गांधी जी भी अक्सर यही कहते थे कि 80% से ज्यादा आबादी जो है वो हिंदुओं से कन्वर्ट करके गई है। और एक बढ़िया है कि नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है। तो जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, जिनके 300 साल 400 साल, जिन हिंदुओं के पुरखों ने मजबूरी में, रक्तपात के डर से, प्रलोभन के डर से इस्लाम में कन्वर्ट किया, वो इस्लाम के सबसे बड़े प्रतीक स्वरूप बन करके आए। और उन्होंने पाकिस्तान की मांग इस बात पर रखी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। चलो, 23% की आबादी ने 35% जमीन पे पाकिस्तान बनाया। अब बचे हुए हिस्से में जहां जहां मुस्लिम आबादी है वो सारे सेंसिटिव हो, आज फिर 70 साल बाद सेंसिटिव हो जाते हैं। उनको हम मिनी पाकिस्तान की दर्जा देते हैं। और सिर्फ यही की बात नहीं है। राइट सर, राइट सर। मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूं, मिनी पाकिस्तान को मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो 35% जो भूमि थी उस पर 23% चले गए और उसके बाद जो रह गए उन्होंने मिनी पाकिस्तान बनाए और यही परेशानी की सबब है, जिसको कि इस वक्त संगीत रागी जी कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण। प्रतीक जी, पहली बात तो ये है कि जी प्रतीक जी, पहली बात तो ये है कि भारत लगभग 800 साल मुगलों और 200 साल के लगभग अंग्रेज़ों के गुलामी में रहा। भारत पर इन लोगों का राज रहा। ये किसी से छुपा नहीं है कि तैमूर लंग, नादिर शाह, चंगेज़ खां ये एक लुटेरे थे, आक्रांता थे। वहाँ से आते थे, लूट खसोट करते थे और चले जाते थे। उसके बाद बाबर ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया। फिर बाबर के साथ मुगलिया सल्तनत का शुभ आरंभ हुआ और मुगलिया सल्तनत की शुरुआत होने से लेकर के उसमें अलग अलग लोधी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये वंश, वो वंश, तमाम तरह के लोग बादशाह रहे। और बादशाह रहने के बाद में वो जब यहाँ से उनका अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत पर साम्राज्य स्थापित किया। अब सवाल उठता है कि जो बात 500 साल पहले अगर किसी ने कुछ गलती की, किसी ने तलवार के दम पर धर्मांतरण किया, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो वो तो 500 साल पहली बात है ना। बाबर की गलती हुई, औरंगजेब की गलती हुई, तो सज़ा जो है वो आज के मुसलमान को क्यों देना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है, आज के मुसलमान को, जिस मुसलमान का जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, जिस मुसलमान के पुरखे हिंदुस्तान के हैं, जो मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है, जो मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है, तो इस मुसलमान को उस औरंगजेब की, मंगोल की, अफगानों की, हूणों की सज़ा क्यों देना चाहते हैं? आप इन्हें बेइज्जत क्यों करना चाहते हैं? क्या इन्हें बार बार ये बता करके आप ये कहना चाहते हैं रागी जी कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ मुसलमान वहाँ का है, वहां से जुड़ता है? ये एक बहुत ही ज्यादा वाहियात और बेतुकी बात है, नंबर 1। नंबर 2, मोहन भागवत जी का मैं सम्मान करता हूं। मोहन भागवत जी ने खुद ये कहा है कि हम सब के पूर्वज एक हैं, हम सब का डीएनए एक है। जब हम सब एक हैं, हमारा शास्त्र भी ये कहता है, हमारे पुराण, वेद, उपनिषद, सारा दर्शन ये कहता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर एक है। हम तो सब मानते हैं हम एक ईश्वर की संतान है। तो क्या उस ईश्वर की संतान और हमारे पूर्वजों का अगर डीएनए एक है, तो फिर हम ये बात छेड़ते क्यों हैं?
क्या हम एक भारतीय होकर के, हिंदुस्तानी होकर के अपनी अपनी आस्था का सम्मान करते हुए आचार्य जी, मैंने आपकी पूजा बात नहीं, जब पद्धतियों का डीएनए कायम एक नहीं रह है, सकते? जब आपने कहा कि डीएनए एक है, तो उसके बाद फिर ये बात कहां से Absolutely. निकलती है, ये बात क्यों छड़ी जाती है? सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं संगीत जी। 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड। अच्छा जी 10 सेकंड जिन लोग जी। ये बात बहुत सही है कि एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, लेकिन मैंने फिर कहा कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है वो उस पंथ को मान करके चलते हैं कि अल्लाह के अलावा मैं दुनिया में कोई देवता है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, और अल्लाह के अतिरिक्त यदि किसी और की उपासना तो दूर, उसका यदि सम्मान भी करते हो तो ये हराम है। ये कुरान की अभिव्यक्ति है, हम कहीं और से नहीं करते हैं। आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आचार्य जी वेरी क्विक, आचार्य जी वेरी क्विक, फिर सुधांशु जी के बाद जाऊंगा। जी आचार्य जी। मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी का बहुत सम्मान करता हूं, विद्वान व्यक्ति हैं और मैं स्नेह भी करता हूं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। प्रतीक जी, आप बहुत विद्वान और सच को सामने रखने वाले एक पत्रकार हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये विषय हमारे राष्ट्र से, हमारे धर्म से, हमारी आस्था से, हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है। और सुधांशु जी भी मेरी बात का जवाब दें कि भाई ये बात ठीक है कि आप जो कहना चाहते हो वो हमने सुन ली, पर मेरा सवाल आपसे यह है प्रोफेसर रागी जी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है वो गलत है। अरे भाई, अल्लाह अरबी में तो उसको अल्लाह कहते हैं, हिंदी में ईश्वर, परमात्मा, संस्कृत में परम तत्व, हिंदी भगवान कहते हैं, पर्शियन में खुदा कहते हैं, इंग्लिश में गॉड कहते हैं। राइट। क्या आप शब्दों पर, क्या भाषा को और शब्दों को धर्म समझते हैं? कमांड और शब्दों पे और भाषा पे जिनका बहुत अच्छा कमांड है, अब वही मैं उन्हीं को ले आता हूं। सुधांशु जी, नाउ यू प्लीज आंसर। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे सवाल का जवाब दें। जी, विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुधांशु जी। हाँ, देखिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक पंक्ति कहना चाहूंगा। स्वर्गीय अटल जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तनवन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो अंतिम स्टेंजा है उसमें आपके इस सारे प्रश्न का सार, और जो मोहन जी ने कहा उसका भाव निहित है। वो है कि आजकल काबुल भी बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, तो उसमें काबुल का भी उल्लेख है। वो ये है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब मैं बताता हूं कि अगर यह विचार बदल जाए तो क्या होता है। यह काबुल जहां के दृश्य अभी कुछ दिन पहले ही लोगों ने टीवी पे देखे तो उनकी जीवंत स्मृति में होगा कि कैसे भयानक दृश्य थे। और इसी यही काबुल था केवल 300-400 साल पहले, जहां पर कि ऐसे कवि पैदा हुए थे, सैयद इब्राहिम रसखान, महान कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने लिखा था, जाहि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावें। ठीक। और ये वही पाकिस्तान है जहां कभी तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी होती थी जो पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र था, आज वहां आतंकवाद का केंद्र है। ये क्यों होता है? आपने अच्छी बात कही आचार्य जी ने कि यदि सब समान हैं तो यह अंतर क्यों है? कारण यह रहता है कि डीएनए समान होने से भी संस्कार अलग अलग हो जाएं। तो मैं चुनौती से कहता हूं, अगर हिंदू को कोई रिलीजन मानता है तो इट इज द ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड विच हैविंग नो कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन। हिंदू कैसे बना जा सकता है ये किसी हिंदू धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। आप हिंदू पैदा हुए, हमारे यहां तो कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने अपने धर्म का पालन करो, काहे बात का झगड़ा। दैट्स व्हाई इंडिया इज द ओनली मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन। इसलिए ना हमारे यहां कन्वर्जन है ना हमारे यहां इन्वेजन है। हम दुनिया को जीतने में विश्वास नहीं करते, अपने को जीतने में विश्वास करते हैं। दुनिया जीतने वाला वीर, और हमारे यहां भगवान महावीर क्यों है? अपने को जीतने वाले। एक आचार्य जी से मैं मतभेद रखता हूं, एक मिनट। आचार्य जी, अल्लाह का ट्रांसलेशन गॉड नहीं है। किसी मौलवी से कहलवा दीजिए, अल्लाह को कोई भी इक्विवेलेंट मानने को तैयार नहीं है। गॉड, भगवान अल्लाह के इक्विवेलेंट नहीं है। ये कोई मुस्लिम उलेमा कह दे तो मैं आपकी बात मान लूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम।
प्रतीक जी, सुधांशु जी जैसा विद्वान इस तरह की बात करे, मुझे ये बिल्कुल समझ से मेरे परे है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव उनके ऊपर आ गया है, लेकिन सच जो है किसी के कहने से और किसी के ना कहने से सच नहीं बदलता है। सूरज को सूरज कह दो, सन कह दो, सूर्य कह दो, भास्कर कह दो, दिनकर कह दो, क्या फर्क पड़ गया? ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, पर्शियन में खुदा कह दो, परवरदिगार कह दो, ईश्वर कह दो, या परमात्मा कह दो, परम तत्व कह दो, भगवान कह दो, क्या फर्क पड़ गया? आप ये कहना चाहते हैं, जो सुधांशु जी ने कहा कि हिंदू, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, पंडित अटल जी की जो उन्होंने कविता का प्रस्तुतिकरण किया, मैं स्वागत करता हूं उसका, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं भी इसको ठीक समझता हूं कि हिंदुओं ने कभी आक्रमण नहीं किया। हिंदू सनातन तो किसी चींटी को भी मारने के पक्ष में नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह खड़ा होता है कि आप हिंदुओं ने आक्रमण नहीं किया, ये तो अलग बात है, लेकिन भाई ये बात तो आप उनको समझाओ जो ये कहता हो कि मैं बाबर के साथ हूं, मैं औरंगजेब के साथ हूं, मैं तैमूर लंग के साथ हूं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि मैं तालिबान के साथ हूं, मैं उससे मतभेद रखता हूं। ये शिक्षा और ये ज्ञान तो उनको दो, लेकिन आप तो सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मान लेंगे कि वो उसी इस्लाम को मानते हैं, नहीं उसी जो इन्वेडर्स थे, मानते हैं, जो इन्वेडर्स थे 500 साल पहले, 300 साल का समर्थन करूंगा। 500 साल, 550 साल सजा आज के मुसलमान को क्यों? सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात जो इन्होंने कही, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही। ये क्यों? जब आजाद हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनती है, और दुर्भाग्य की बात है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जो उसी पार्टी के थे जिस पार्टी का समर्थन अक्सर आचार्य जी करते हैं, वो कहते हैं हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे। और मुलायम सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री कहते हैं हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराएंगे। और इमाम बुखारी से लेकर शहाबुद्दीन तक कितने नेता बाबरी के लिए क्या करते हैं। और आज भी वारिस पठान की पार्टी के नेता कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, बाबरी थी, बाबरी है, बाबरी रहेगी। तो बाबर से हम जोड़ रहे हैं क्या? ये वारिस पठान, सवाल तो ये है कि बाबर से आप जोड़ते हैं, बाबरी एक्शन कमेटी आप बनाते हैं, बाबर से आप जोड़ते हैं, सवाल यहीं पे होती है, समस्या यहीं खड़ी होती है, और फिर वो बयान आता है। वारिस पठान। सुधांशु जी, मैं आपको वापस से कहना चाहता हूं कि हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि एक बार जिस जगह पे मस्जिद थी वो है रहेगी, और बाबरी मस्जिद हमारी थी, है, रहेगी, ये आने वाली नस्ल भी जानती। अब बात रही सवाल के इस तरह के जो बयानबाजियां आ रही है, तो मैं बताऊं प्रतीक जी, क्योंकि यूपी का चुनाव आ रहा है, तो अब ये शुरू हो जाएगा हेटरेट की, नफरत की राजनीति फैलाने का। अब कौन बड़ा हिंदू? मोदी ने तो पहले कह दिया मैं बड़ा हिंदू, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जनेदार हिंदू। अब तो फाइट हो रही है पोस्टर की भी मोदी और योगी के बीच में कि इसमें से कौन बड़ा हिंदू है। तो इनके पास विकास नाम की तो कोई चीज बची नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे इनको तो टोटल फेल हो गए। तो अब ये चले गए इस पे। अब मोहन भगवत कभी बोलते हैं कि सबके पूर्वज एक है, कभी बोलते हैं सबका डीएनए एक है, फिर उनको बीजेपी हेडक्वार्टर से आता है संदेश, तो फिर वो पलटी मार देते हैं, फिर से अपने हिंदू 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 के चले जाते हैं। और अगर वारिस पठान बोल दिया कि मुसलमान 20% है, उनको वोट देकर अपना डिप्यूटी सीएम चुनने का अधिकार है, तो वारिस पठान कम्युनल हो गया। मुझे बोला जाएगा पाकिस्तान चले जाओ, अब एक और कंट्री मिल गई, अब अफगानिस्तान भी भेजा जाएगा। तो ये सब जो ये लोगों का जो खेल है, ये जो भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, पूरे देश के सामने आ गया है। अब ये देश की जनता पूरी जागरूक हो गई है। प्रतीक जी, देश की जनता को आज चाहिए रोजगार। जो लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार युवाओं का छीन गया है, वो युवा। वारिस भाई मैं आपको रोकना चाहूंगा, वारिस भाई रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं उस तरफ रुख करना चाहूंगा। और बड़ी खबर यह है कि जो सुसाइड नोट है, जो बड़ी खबर की ओर लगातार नजर बनी हुई थी सुबह से, उसमें आनंद गिरी पर संगीन आरोप हैं। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी जी ने लिखा है, और आनंद के आरोप से मठ की बदनामी हुई है। 13 सितंबर को सुसाइड करने जा रहा था, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो। यह बात आनंद गिरी के ऊपर इल्जाम लगाया है नरेंद्र गिरी जी ने, जिन्होंने कल सुसाइड किया। उससे पहले जो उन्होंने ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सुसाइड नोट है, जिसको उन्होंने लिखा 6 से 7 पन्ने का बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने आनंद गिरी को पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। आनंद के आरोपों से मठ की बदनामी हुई है। पागंबरी मठ जो कि प्रयागराज का है, जिसके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, ऐसा उसमें उन्होंने जिक्र किया है।
लेटर में लड़की का भी कोई जिक्र है, सुसाइड नोट में कई जगह लिखकर मिटाया गया है, काटा गया है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं इसी जानकारी के साथ। अजीत, क्या जानकारी है इस सुसाइड नोट में और लड़की वाली बात जो है उसका क्या जिक्र है, जानना चाहेंगे जी। देखिए बिल्कुल प्रतीक, जिस तरह से सुसाइड नोट आनंद गिरी ने लिखा है, उस सुसाइड नोट के अगर 7वें पेज की बात करें तो उस पेज पर उन्होंने ये जिक्र किया है कि मेरा मन बहुत दुखी है, मैं विचलित हो रहा हूँ। हरिद्वार में ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत तरीके से काम करते हुए बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज, यदि मैं जो है सफाई देते रहेंगे और इस पे सफाई नहीं दे पाएंगे, मैं अपनी बदनामी से समाज में नहीं रह पाऊंगा, इससे अच्छा मर जाना ठीक होगा। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट के पहले पन्ने पर भी प्रतीक सीधे तौर पर कई सारे नामों का जिक्र किया है, जिसमें आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी का नाम है। जो हम पहले से सबसे पहले न्यूज इंडिया ने चलाया था कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी ही इसमें शामिल है। उन तीनों की गिरफ्तारी की भी खबर हमने सबसे पहले पुष्टि की थी अपने दर्शकों के लिए। और अब इस सुसाइड नोट से ये साफ हो गया है कि सुसाइड नोट के माध्यम से ये जो उन्होंने बातें लिखी हैं, जो उन्होंने बात कही थी, वो सब कुछ सच निकलकर साबित हो रहा है। और आनंद गिरी को इसीलिए हरिद्वार से लाकर प्रयागराज के पुलिस लाइन में रखा गया, जहां क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ की कर रही है। संदीप तिवारी और उनके पिता आद्या तिवारी, जो लेटे हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं, उनको भी गिरफ्तार करके वहीं पर रखा गया। इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी जो है आत्महत्या कर सकते थे। 24 घंटे पहले रस्सी मंगाते हैं अपने ही शिष्यों से, उसके बाद उसी रस्सी से अपने को फांसी लगा लेते हैं। क्या कितनी सच्चाई, लेकिन अब इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने साथ ही अपना उत्तराधिकारी बलबीर गिरी नाम के एक शिष्य को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। तो जो सुसाइड नोट आया प्रतीक, को कहीं न कहीं उन बातों को सटीक साबित कर रहा है जो हमने सबसे पहले दिखाया था और चलाया था। फिलहाल अभी सुसाइड नोट को के आधार पर फोरेंसिक टीम इस सुसाइड नोट को ले गई है। इसकी जांच भी की जा रही है कि किसकी हैंड राइटिंग में, राइटिंग लगभग ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र गिरी लिखते थे उसी तरह की राइटिंग इस पन्ने में इस्तेमाल की गई है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इसका मतलब कई दिन से महान नरेंद्र गिरी धीरे धीरे ये अपना सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट कम कहेंगे बल्कि वसीयतनामा भी इसमें है, अपने शिष्यों को उन्होंने दिया है। तो ये सब चीजें उसमें देखने को मिल रही हैं। तो अब इस सुसाइड नोट के आने के बाद कई सारी चीजें सामने आ गई। और जो बात कही जा रही थी कि एक वीडियो उनके मोबाइल से मिला, उस वीडियो में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि आद्या तिवारी, नरेंद्र गिरी और उनके पुत्र संदीप तिवारी मिलकर, आद्या तिवारी के जो बेटे हैं, वो उनको किसी लड़की के साथ फंसाने के चक्कर में है, गलत काम करते हुए तस्वीर वायरल कर देंगे, एक फेक वीडियो बना देंगे जिससे मैं परेशान हूं, मैं समाज में कैसे जिंदा रहूंगा अगर ये वीडियो या फोटो ये वायरल कर देते हैं, जिससे अच्छा होगा अजित, ये पूरा जो मसला है अजित, जो पूरा ये मसला जो अभी प्रारंभिक तौर पे दिख रहा है उसमें मठ के ऊपर जो कहना चाहिए उसकी वसीयत और उस पर जो संपत्ति है उसका लगता है, जिसमें कि कुछ अभी कुंभ में ये कहा गया कि कुंभ के समय, हरिद्वार के कुंभ के समय कुछ बीच बचाव भी किया गया, सलाह सुलह भी कराई गई, ऐसा है, कह सकते हैं इसको अजीत? बिल्कुल देखिए बिल्कुल प्रतीक, जब विवाद हुआ था आनंद गिरी से, जब उनको उन्होंने मठ से बाहर कर दिया था, तब ये बात आई कि संपत्ति का मामला है। आनंद गिरी रहते मठ में लेकिन घर चले जाते हैं, सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्हें निकाला गया था। लेकिन बाद में इंदु प्रकाश मिश्रा, एडिशनल एसपी ओपी पांडे और सुशील मिश्रा, ये 3 लोगों ने मध्यस्थता की थी और फिर आनंद गिरी की नरेंद्र गिरी से माफी मंगवा कर उसका एक वीडियो भी जारी किया गया और वीडियो को वायरल किया गया कि अब इन्होंने माफी मांग ली। लेकिन उसके बावजूद महान नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को वापस नहीं किया, उनका निष्कासन वापस नहीं किया, जिसके बाद लगातार ये विवाद चल रहा था। और आनंद गिरी ने कल देखा होगा आपने कि उन्होंने कई सारे अभिषेक मिश्रा से लेकर कई लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो 8 करोड़ की कोठी में रहते हैं, उनको गुरुजी ने 5 करोड़ के दे दिया। तो बार बार, लेकिन इनकी जो फोटो आई, जो हमने फोटो हमारे पास जो आनंद गिरी की फोटो, बहुत सारी लग्जरियस बड़ी बड़ी गाड़ियों, ओपन गाड़ियों में फोटो है, तो लग्जरी लाइफ जीने का आदी आनंद गिरी था। तो कुल मिलाकर ये जो समझौता हो रहा था वो इसी बात का था कि या तो हमें लंबी चौड़ी धनराशि दी जाए जैसे और लोगों के पास संपत्ति है मठ में, क्योंकि उन्हें पहले उत्तराधिकारी बनाया था प्रतीक। बिल्कुल ये बात ऐसे है, अगर इसको एक सेंटेंस में करें तो उत्तराधिकारी बनाया जाता है, फिर उत्तराधिकारी से उनको वंचित किया जाता है, फिर उस पर एक वाद विवाद होता है, फिर मध्यस्थता होती है, फिर जो उत्तराधिकारी बनाया गया था वो शख्स आनंद गिरी कहते हैं कि भाई
हमें कोई रकम दी जाए सो दैट कि सेटलमेंट हो सके। ये कुल मिला के यही पिक्चर सामने आ रही है, कह सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही पिक्चर, बिल्कुल आपने सही बात कही प्रतीक कि यही पिक्चर सामने और सोची समझी साजिश कहेंगे इसको, पूरी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई, एक बड़ी साजिश रची गई महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ। और इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी ने जो 8वां पेज है जो जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद और तिवारी की होगी, और जिनको मैंने पहले ही अपने मठ से निकाल दिया है। तो वैसे मैंने पहले भी आत्महत्या करने जा रहा हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं इन लोगों से बात करूं, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। उन्होंने बाकायदा इसमें कई धनराशि का भी जिक्र किया है कि ये 25 भारत रुपया करके उन्होंने इसमें एक राशि की भी कोट की है, बड़े हनुमान मंदिर को भी कोट किया है। तो निश्चित तौर पर उनको इसी बात का जो डर था कि ये हमारी फ़ोटो, हमारे वीडियोज़, फेक वीडियोज़ या फ़ोटो बनाकर अगर वायरल करेंगे तो मेरा सम्मान कहाँ जाएगा। 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा आता, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे थे, जबकि अंदर से वो बहुत मजबूत व्यक्तित्व के थे, प्रखर बातें रखने वाले थे, किसी से दबने वाले, डरने वाले नहीं थे। लेकिन अपने ही शिष्यों से वो हार गए। वो लोग जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया, वो चाहे आनंद गिरी हों, आद्या प्रसाद हों या फिर उनके बेटे संदीप तिवारी हों, इन सभी को उन्होंने आगे बढ़ाया कहीं ना कहीं। इसीलिए उस कड़ी में जितने भी लोग थे, प्रतीक सुशील मिश्रा हों, इंदु प्रकाश तिवारी हों या फिर ओपी पांडे हों, उनको पुलिस ने कहा कि हम उनसे बुलाकर पूछताछ करेंगे कि आखिर जब समझौता ने कराया था इन लोगों ने तो उस समझौते की शर्तें क्या थी और विवाद किस चीज़ का था। क्योंकि विवाद बहुत छोटा सा सामने आया था, क्योंकि शायद महंत नरेंद्र गिरी सारी चीज़ों को उजागर नहीं करना चाहते थे मठ और संत की प्रतिष्ठा को देखते हुए। इसीलिए उन्होंने छोटी सी एक लाइन लिखी कि ये मठ की परंपराओं का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सांसारिक जीवन से जुड़े, लिहाजा इन्हें मठ से निष्कासित किया जाता है। लेकिन अब इस सुसाइड नोट ने सब कुछ साफ कर दिया है प्रतीक की मसला क्या था। मसला संपत्ति का था, मसला पैसे का था। पैसा ज़्यादा मांग रहे थे वो लोग, लगातार महंत नरेंद्र गिरी पर दबाव बना रहे थे। पेट्रोल पंप एक लेना चाह रहे थे जो है आनंद गिरी, उसके लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया, मना कर दिया। उसके बाद ये पूरी साजिश हुई। जब ज़्यादा दबाव बन गया महंत नरेंद्र गिरी के ऊपर तो उन्हें मजबूरन आनंद गिरी को अपने मठ से निष्कासन करना पड़ा। और उस वक्त भी विरोध के कई सारे सुर उठे, गोलबंदी हुई, कई सारे जो दबाव होता है महंत नरेंद्र गिरी पर वो भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने उसका निष्कासन वापस नहीं किया। लेकिन इस बीच 3 नाम थे, ओपी पांडे जो एडिशनल एसपी थे, इंदु प्रकाश जो समाजवादी पार्टी के नेता, सुशील मिश्रा जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं। हालांकि अब इंदु प्रकाश का भी बीजेपी की तरफ ही रुख है। इन तीनों लोगों ने मध्यस्थता कराई थी, कई बार मीटिंग हुई, बातचीत हुई, पैर छूकर माफ़ी मांगा, उसका वीडियो वायरल किया, सब कुछ किया। लेकिन क्या ये तीनों लोग भी उस समझौते में शामिल थे? और इन तीनों को सब कुछ पता था और अब तक इन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। इसीलिए प्रयागराज की जो एसआईटी है, क्राइम ब्रांच है, वो ओपी पांडे से भी पूछताछ करेगी, इंदु प्रकाश से और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी। लेकिन इस सुसाइड नोट ने पूरी घटना का पर्दाफाश करके रख दिया है, जिसमें साफ तौर पर महंत नरेंद्र गिरी ने ये लिख दिया है कि आनंद गिरी जो है इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। इसके साथ दे रहे थे आद्या तिवारी और उसके पुत्र संदीप तिवारी। अब इन लोगों पर शिकंजा कसना लाजमी है। हालांकि इन तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो 3 नाम प्रमुख है वो तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों प्रयागराज के पुलिस लाइन में, उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी का गठन आज डिप्टी एसपी अजीत सिंह के नेतृत्व में कर दिया गया है, वो अलग काम कर रही है। जो सुसाइड नोट है उसको फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया, फोरेंसिक टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो जो रस्सी, जो नायलॉन की रस्सी थी जिससे उन्होंने फांसी का फंदा लटके थे, उस रस्सी को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब सिर्फ बाकी है पोस्टमार्टम होना। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ का कारण क्या है। 5 डॉक्टरों का पैनल कल ये पोस्टमार्टम करेगा। प्रतीक, सवाल इस बात का है कि ये बात फोरम में सारे लगभग जितने भी मठ हैं, जितने भी साधु संत हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुंभ के समय में ये बात थी। सबको लगभग मोटे तौर पे ये बात मालूम थी। लेकिन ऐसा क्या था कि इन दोनों गुरु और शिष्य के बीच में, दोनों के बीच में वो समझौता नहीं हो पा रहा था? संपत्ति का क्या बहुत बड़ा हिस्सा था, वो एक कारण था? या शिष्य का गुरु को बहुत अपमानित करना था? या ब्लैकमेलिंग थी जिससे गुरु बहुत ज्यादा दुखी थे? तो ऐसे कौन से वजह थी जो इन दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो पाया? क्योंकि जो हरिद्वार का कुंभ हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात घूम रही थी, ट्रैवल कर रही थी कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीजें, आपसी लड़ाई या वैमनस्य है। जी अजित। देखिए बिल्कुल प्रतीक, महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कई करीबियों से इस बात को कहा था कि आनंद गिरी लगातार उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा और गलत तरीके से। मैं एक मिनट अजित, मैं आपसे सवाल के ऊपर आना चाहता हूं बाद में। एक परमहंस दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
मैं उनके पास फोन लाइन से हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। परमहंस दास जी, सवाल यह है कि कुंभ में बहुत सारी बातें हुई और गुरु शिष्य की बातें बहुत सारे साधु संतों के बीच में भी रही, चर्चा भी रही, बहुत सारी मध्यस्थता भी हुई, लेकिन फिर भी ऐसे क्या वजह थी कि गुरु शिष्य के बीच में खाई नहीं पट पाई? जी, दरअसल में संपत्ति विवाद को लेकर के उसमें कई लोगों की गीध दृष्टि रही है, और जिसमें बताया जा रहा है कि उसमें कोई पुलिस भी थे तो कई उनसे करोड़ों रुपए ले चुके थे, और आनंदगिरी का विवाद चली रहा था, और भी 4-6 लोग उसमें थे। और साथ ही साथ में एक सन्यासी जो है आत्महत्या कर ले, शास्त्रों में सन्यासी को आत्महत्या करना निषिद्ध बताया गया है, और कभी भी सन्यासी आत्महत्या नहीं करता है। यह जो है हत्या है, उसको आत्महत्या कह करके मामले को कहीं न कहीं से दबाया जा रहा है। और नरेंद्र गिरी जैसे जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हों, इतने वरिष्ठ जो है तो वो धर्माचार्य थे, वो आत्महत्या कर लें। और अगर आत्महत्या उन्होंने किया तभी तक सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो सार्वजनिक नहीं की गई, उसको क्यों नहीं की गई? ये तमाम बातों को लेकर के उनको जो है वो साइन करते थे, ज्यादा वो लिख नहीं पाते थे, ये भी बातें चल रही है। तो ये इतना बड़ा वो सुसाइड नोट उन्होंने कैसे लिख दिया? ये तमाम बातों को लेकर के हम लोग जो है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, बिना उच्च स्तरीय जांच किए हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। और हम लोग ये नहीं मान सकते हैं कि ये सुसाइड है, ये हत्या की गई है, और सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है, और उनको बार बार आत्महत्या करके बताना एक धर्माचार्य का अपमान है। जी, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी लगातार बने हुए हैं। हम दोनों को चाहते हैं कि स्क्रीन पे एक बार लाएं। मैं पैनल से कहूंगा कि दोनों को, सुधांशु त्रिवेदी जी को, आचार्य प्रमोद कृष्ण को भी लेके आए, तो जिससे बातचीत इस सिलसिले में हो सके। लेकिन मैं परमहंस साहब से जानना चाहता हूं कि आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये हत्या है कि और इसके पीछे संपत्ति का विवाद है। सुधांशु जी, मैं बहस को थोड़ा सा रुख बदलना चाहूंगा, क्योंकि ये खबर ब्रेकिंग आ गई और बड़ी खबर है, और 2 दिन से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जिससे कि साधु संत बहुत आहत है। बड़ी खबर है, लगातार वो कह रहे हैं कि ये हत्या है, संपत्ति का विवाद है। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े आचार्य का, परमाचार्य का जाना दुखद है, और वहां पे वैक्यूम क्रिएट होना, सनातनी परंपरा को भी दृष्टि से देखें, गुरु परंपरा से भी देखें, तो बहुत बड़ा धक्का लगा है, और संपत्ति विवाद से गहरा धक्का लगा है। जी सुधांशु जी। देखिए, जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु इसमें जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं वो और भी चिंताजनक, और जिसे मैं कह सकूं तो विटंबनापूर्ण है। अब हमें लगता है कि हम लोगों को इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि पुलिस, एसआईटी जब इस विषय पे जांच करके कम से कम अपनी प्राथमिक रिपोर्ट दे सके, यदि पूर्ण निष्कर्ष ना भी दे सके तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि सुसाइड नोट का आना, उसमें आनंदगिरी का उल्लेख होना, फिर यह बात, जैसे अभी परमहंस दास जी आपके ही सामने बोल रहे थे कि उनका ये कहना था कि नरेंद्र गिरी जी बहुत लंबा नहीं लिखते थे, केवल हस्ताक्षर किया करते थे। तो इन सारी बातों की वास्तविक विवेचना तो जांच के बाद ही हो सकती है। जब फोरेंसिक जांच हो जाएगी तब उसके बाद कहा जा सकता है कि जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं उनमें से निष्कर्ष किसकी तरफ या संकेत किसकी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्योंकि खुद भी एक परंपरा से आते हैं और मठ के एक मठाधीश भी हैं और उस पर मठ पे आसीन है। मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से ये चीजें हुई और जिस तरह से ये घटना आई सामने, लोगों को धक्का, लोगों को स्तब्ध भी तो रहे, ये तो बात है, लेकिन जिस तरह से चीजें लेयर दर लेयर खुलती जा रही हैं वो और भी दुखद है, जिसका उल्लेख अभी सुधांशु जी कर रहे थे। आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत ही दुखद घटना है, और हमारे न केवल एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, बल्कि न एक राज्य के लिए, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए, अखाड़ा परिषद और तमाम संत महात्माओं और तमाम अनुयायियों के लिए, तमाम आस्थावान लोगों के लिए ये बहुत ही कष्टदायक घड़ी है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, बिल्कुल उठ रहे हैं। मैं सुधांशु जी से सहमत हूँ, लेकिन सुधांशु जी की पार्टी की वहाँ सरकार है। मैं 2-3 मेरे मन में प्रश्न आ रहे हैं कि पहला प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, वो 2-3 लाइन लिख करके और चला जाता है। अक्सर देखने में आया कि सुसाइड नोट लंबे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा बताते हैं मनोवैज्ञानिक कि जब आदमी आत्महत्या करने जैसा कोई कठोर फैसला लेता है तो वो क्षणिक होता है,
और अगर कोई समय वो बीत जाए कुछ लिखने में, पढ़ने में, बात करने में, तो वो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। तो जो व्यक्ति एक पत्र नहीं लिखता था, वो व्यक्ति 5 से 7 पेज लिखता है, और एक पेज लिखने में ही 15-20 मिनट लगता है एक आम आदमी को, तो 7 पेज लिखने में घंटों लगे होंगे। तो उस आश्रम के उनके सेवादार कहाँ थे? क्या किसी सेवादार ने, किसी उनके शिष्य ने, किसी उनके भंडारी ने, पुजारी ने कभी देखा ही नहीं गुरुजी के कक्ष की तरफ जाकर के? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे मन में उठ रहा है कि क्या नरेंद्र गिरि जी को, महंत थे नरेंद्र गिरि जी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, तो क्या उन्हें सरकारी सुरक्षा उपलब्ध थी? और अगर सरकारी सुरक्षा उपलब्ध थी तो उनके वो सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? चौथा पॉइंट है कि रात में आत्महत्या कर ले आदमी, सोने जाए कक्ष में और लटक जाए तो समझ में आता है, लेकिन वो दिन में हुआ है काम। 2 दिन के अंदर आत्महत्या करना, घंटों बंद रहना, किसी का देखना नहीं, तो ये एक बहुत बड़े प्रश्न उत्पन्न करता है। अगर हम इस सुसाइड नोट को सच माने तो एक बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं। एक संत के मुख्यमंत्री होते हुए एक अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था, इतने सवाल खड़े किए जा रहे थे, इतना भयभीत था कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाया और इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो बहुत से सवाल हैं। मैं आचार्य जी आपके सवाल, आपके सवाल लॉजिक पे, लेकिन आचार्य जी सवाल बहुत जरूरी हैं। ऑफकोर्स आचार्य जी आपके सवाल लॉजिक पे आधारित है। ऑफकोर्स सुधांशु जी से पूछे गए हैं, सीधे उन्हीं से पूछे गए, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। अगर अवसाद में है और घटना लंबी समय से चलती चली आ रही है और उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा जो क्षुब्ध है आदमी और कहीं अवसाद में है, तो वो पर्सनल इस लेवल पे चला जाता है, तो घटना का अंजाम वो कभी भी कहीं भी दे सकता है। जो अभी साक्ष्य हैं जो सुसाइड की तरफ है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एनीवे, जो आपने पूछे सवाल सुधांशु जी की तरफ है, सुधांशु जी विल आंसर। राइट सर, सुधांशु जी। प्रतीक जी, इसमें एक विषय ये भी है ना कि वो अवसाद में नहीं थे। प्रतीक जी 10 सेकंड हो सकता है, वो अवसाद में नहीं थे, हमें नहीं पता। एक दिन पहले ही, एक दिन पहले ही जो उनका वीडियो आया है, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके साथ बैठ करके चिंतन मनन और चर्चा कर रहे हैं। तो इतना लंबा, देखिए, वो अपनी मन की पीड़ा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से शेयर कर सकते थे। एसपी, डीएम, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी, डीजी, चीफ मिनिस्टर सबसे कर सकते थे, किसी संत महात्मा से कर सकते थे। तो मैं इस थ्योरी पर अभी यकीन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। राइट, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अवसाद की घटना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कहां पे किस तरह से अटैक होता है और आदमी नॉर्मल लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एनीवे, मैं भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन आपके सवाल लॉजिकल आपने पूछे एंड पे, तो सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ टारगेटेड है। सुधांशु जी विल आंसर। राइट, देखिए, जो बात आचार्य जी ने कही, तो ये बात सही है कि अब जो थ्योरीज आ रही हैं, जब तक इनकी एक प्रॉपर जांच नहीं हो जाएगी, विधिवत जांच नहीं हो जाएगी, तब तक निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है। जैसे अब 7 पेज का नोट लिखना, इन्होंने बात कही, ठीक है, ये बात धारणा मानी जाती है कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत लंबा चीजें लिखने या उस ढंग के लंबे समय तक उस मनोवृत्ति में आदमी नहीं रह पाता है। दूसरी बात, जो उन्होंने सुरक्षा वाली बात कही, वहां मैं उनसे थोड़ा मतभेद रखूंगा। मुझे जानकारी नहीं है कि उनके पास किस प्रकार की कैसी श्रेणीबद्ध सुरक्षा थी, परंतु जो भी सुरक्षा होती है वो व्यक्ति के घर के बाहर तक होती है। घर के अंदर शयन कक्ष में कोई सुरक्षा कर्मी या उसके इर्द गिर्द नहीं होता है। तो वो क्या चीज रही होगी, ये भी जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात जो कही जा रही है, उस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। यदि यह सत्य मान लिया जाए कि जो उपलब्ध है, यानी जो लिखा हुआ सुसाइड नोट यदि सच, तो इससे एक और दूसरा पक्ष भी आता है। प्रतीक, आजकल एक बड़ा ट्रेंड हो गया है कि किसी के भी बारे में कोई भी चीज सोशल मीडिया के ऊपर आप चला दीजिए, कोई भी एक फोटो चला दीजिए, कोई भी, उसकी सत्यता की कोई जांच नहीं है, और किसी भी व्यक्ति की 24-25 साल की बनी हुई प्रतिष्ठा आप 24-25 घंटे में ध्वस्त कर सकते हैं। वायरल हो जाएगा और उसके बाद ना उसकी कोई किसी का उत्तरदायित्व है और ना उसका कोई रिग्रेट है। अब अगर इसके लिए सरकार कोई भी प्रयास करती है तो समस्या ये आती है कि उसके लिए विपक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं, साहब अविवेक की स्वतंत्रता की बात है, ये है वो है। तो अविवेक की स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, मैं 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, दोनों के मध्य की जो रेखा है
वो अब डिफाइन करने का समय आता जा रहा है, चूंकि सोशल मीडिया का व्याप इतना हो गया है कि किसी की भी छवि को बनाना, बिगाड़ना बगैर किसी उत्तरदायित्व के बहुत सहज काम होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आचार्य जी, ये बात सच है जो उन्होंने कहा कि एक स्वच्छंदता है कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा। वो जिस तरह का जिक्र है कि उसमें एक फोटोग्राफ ले आए, कोई कथित लड़की फोटोग्राफ लाके दिखा रहे या बना रहे थे, और वो उनको लग रहा था कि मैं सम्मान के साथ जिया 24 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष का सन्यास, उसमें उस सन्यास पर कोई चींटे लगा दे, उस सन्यास की तरफ कोई इंगित कर दे, तो आदमी घबराएगा, जरूर घबराया होगा कि आप पता नहीं क्या कर दे। और वो ये खतरा समाज में यहां तक आ गया कि मठों के पास और फिर साधु संत समाज के पास भी खड़ा है इस वक्त। ये बड़ी बात है जिसकी तरफ सुधांशु जी इशारा कर रहे हैं, और इस पर गौर करने की चीज है। देखिए प्रतीक जी, सुधांशु जी की बात से मैं सहमत हूं, और मैं ये मानता हूं कि मनुष्य की एक सीमा होती है, सहने की भी सीमा होती है, और धैर्य की, पेशेंस की एक सीमा होती है, और कुछ प्रारब्ध भी होता है। हम तो मानते हैं हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये हम मानते हैं, हम सबको बताते हैं कि आप चिंता मत करो। नरेंद्र गिरी जी ने भी लाखों शिष्यों को, अपने शिष्याओं को ये उपदेश दिया होगा कि आप चिंता मत करो और बेफिक्र रहो, संघर्ष करो, ये सब कहा होगा। लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज आई कि नरेंद्र गिरी जैसा दमदार साधु, एक बिल्कुल फकड़ी स्वभाव में, मैं आपको बताऊं प्रतीक जी, नरेंद्र गिरी उन साधुओं में थे जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब 1 मिनट में राजी होते थे, 1 मिनट में बिल्कुल। मैं उनसे भाषा में इस नेचर से मैं वाकिफ हूं, और कई बार मेरा उनसे इस तरह से सामना भी हुआ। ये बात सच है आपकी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ, अब सुधांशु जी से मैं ये बात शेयर जरूर करना चाहूंगा कि ये बात पक्का है कि आज का दौर एक ऐसा दौर हो गया है कि बड़ा होना मुश्किल है। अगर कोई बड़ा हो जाए तो जीना मुश्किल है। हर तीसरा आदमी आपका ड्राइवर है, आपका भोजन बनाने वाला है, आपके शिष्य हैं, आपके शिष्य हैं, उनकी अपेक्षाएं बहुत हो जाती हैं। हम तो खुद इस झंझट से गुजर रहे हैं। एक घर बनाना मुश्किल है, आश्रम बनाना और मुश्किल है, आश्रम चलाना मुश्किल है। एक शिष्य से अगर जरा सी देर से ज्यादा बात कर लो, दूसरा शिष्य नाराज हो जाता है, तीसरा दोनों से नाराज हो जाता है, वो गुरु के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता, ऊपर से धन संपदा। आचार्य जी हमने तो सुना था कि सब कुछ छोड़ के साधु होना सबसे आसान है क्योंकि दुनियादारी से दूर है, लेकिन यहां तो लगता है कि और भी मुश्किल है, और इसमें निश्चित तौर से बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और समाज, क्योंकि आप तो दर्पण हैं, आपका तो देख के उदाहरण बनता है। प्रतीक जी साधु होना आसान नहीं है, और साधु होके साधु रहना आसान और कठिन है। जहां धन है जी, जहां धन है वहां धंधा है, जहां धंधा है वहां धर्म में विकृति आती है। साध्वी निरंजन ज्योति, निवेदन है जी साध्वी निरंजन ज्योति हमारे साथ जुड़ रही केंद्रीय मंत्री हैं, और मैं जिस तरह से साधु जगत में सारे लोग स्तब्ध हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, और उन्होंने बार बार, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी कि ये आत्महत्या नहीं है क्योंकि साधु आत्महत्या नहीं कर सकता, और ये हत्या की तरफ है, इशारा कर रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, सुसाइड नोट सामने है जी। देखिए, मैं एक सुसाइड नोट को ही देख करके हम तय नहीं कर सकते कि आत्महत्या की है, क्योंकि उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड भी जानना चाहिए ना जी। क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती थी, इतना अच्छा नेचर था उनका, और कोई भी संत होगा वो कभी नकार नहीं सकता, सबसे मिलते थे, सबसे मिल जुलते थे। राजनीति को यदि मैं एक तरफ रख दूं तो संत की दृष्टि से बहुत अच्छे थे, और राजनीतिक पार्टियों से उनका सबसे संबंध था, उसके बावजूद भी वो सबके प्रिय थे। एकदम इतने बड़े कुंभ को निपटाना सहजता में, सरलता में, और कहीं भी कोई समस्या उसका समाधान कर देना। सवाल है, थोड़ी सी यही सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई होगी, और वो भी शिष्य और गुरु के बीच में, जो यहाँ तक पहुंच गई। प्रतीक जी, क्योंकि मैं इतना मानती हूँ कि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते हैं तब तक हम सुसाइड नोट को ही माध्यम बना के फाइनल नहीं कर सकते जी। उसके पीछे और बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा जी, इसके पीछे क्या क्या होता रहा है। मैं अभी वहीं से लौट रही हूँ, श्रद्धांजलि दे करके लौट रही हूँ जी। वहाँ ये भी चर्चा चली कि 2011 में कुछ 12 में लोग जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो बहुत सारे बैकग्राउंड है। अभी मैं उनके अंतिम संस्कार के बाद सारे लोग बैठेंगे, मैं भी परसों वहाँ रहूंगी, फिर उसके बाद उसके पूरे तथ्यों की छानबीन होगी,
प्रशासन भी करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने भी पूरी जानकारी ली है और आगे लेंगे भी, क्योंकि अभी तो सारे लोग गम में डूबे हुए हैं। अखाड़ा के अध्यक्ष देखिए, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, साध्वी भी हैं, संत परंपरा से भली भांत वाकिफ भी हैं। इट्स टू अर्ली टू से, बहुत जल्दबाजी में कुछ कहना होगा, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं या क्या मैं ये पूछने का अधिकारी हूं कि अगर मठ में या मठों में या कहीं प्रशासन में कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे बहुत सारे भक्त स्तब्ध हो जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए या कहीं ना कहीं कुछ इंटरफेरेंस होना चाहिए? क्योंकि तब साधु समाज खड़ा हो जाता है कि सरकारी इंटरफेरेंस मंजूर नहीं। तो क्या इस समय वक्त है? मैं प्रतीक जी सहमत हूँ प्रमोद जी से, आचार्य जी की बात से जी, कि हर जहाँ, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब जगह कोई ना कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। इस गाइडलाइन से जो हटके करेगा उसके लिए मापदंड तय होने चाहिए। फिर भी मैं लगभग 40 वर्ष हो गए इस परंपरा में आए। मेरे गुरुदेव युग पुरुष महाराज जी के गुरु भाई थे, आज वो नहीं है, उसके बावजूद जी आपकी बात पे साध्वी जी, आपकी बात पे प्रमोद कृष्णम कुछ कमेंट करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि आप सहमत हैं, सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। हमारे साथ सुधांशु जी भी लगातार बने। प्रमोद जी, साध्वी जी ने कहा, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि गाइडलाइंस होनी चाहिए और उसको इंटरफेरेंस ना माना जाए। ऑफ कोर्स, लेकिन साधु समाज तो इस पे सहमत नहीं होगा। एक तो साध्वी निरंजन ज्योति एक उच्च कोटि की साधिका हैं, संत हैं, मैं उन्हें ओम नमो नारायण प्रणाम करता हूं। लेकिन ओम नमो नारायण जी, ओम नमो। केंद्र सरकार में मंत्री हैं दूसरा वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, यानी सरकार हैं। तो सरकार से प्रजा के नाते मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं मांग करना चाहता हूं कि कुछ इस देश में जो हो रहा है वो इतना व्यथित करने वाला है। आज नरेंद्र गिरी जी गए हमारे बीच में से, अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो जाहिर सी बात है कि वो किस पीड़ा से गुजरे होंगे। और झूठ फरेब के आरोप लगा करके व्यक्ति जो है, जिसका नाम होता है, मान सम्मान होता है, और साधु का तो सम्मान और श्रद्धा ही सब कुछ है। तो मैं निवेदन साध्वी जी आपसे ये करता हूं कि कुछ ऐसा कानून बने कि ये जो किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज़ किसी से मिला दी, और इस तरह की चीज़ें जब किसी व्यक्ति के साथ में जो प्रतिष्ठित होता है, जो अपने मान मर्यादा को अपने जीवन से जोड़ लेता है, जब उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हें हम नंगा कर देंगे, तो वो ऐसे राइट, ये सवाल, ये जो शब्द इस्तेमाल किया आचार्य जी, ये शब्द जो है, सुधांशु जी जब बोल लेते हैं इस शब्द को, उन्होंने बहुत थोड़ा गौड़ कर दिया था। वो बोले नहीं थे, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था। सुधांशु जी, और इस पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा, साध्वी निरंजन ज्योति से भी चाहूंगा कि वो भी इस पर करें, तमाम चीजों पर रोक लगे। जी सुधांशु जी, अगर कोई मान लो किसी ने जुल्म किया है, अगर गुनाह किया है, तब उसको बदनाम किया जाए, लेकिन गुनाह होता नहीं है और बदनाम हो जाता तो वो आदमी सोचता अपने जीवन। सुधांशु जी एक प्रतिक्रिया आपकी। सुधांशु जी प्रतिक्रिया, ऑर्डिनेंस आना चाहिए। राइट, ऑर्डिनेंस आना चाहिए। सुधांशु जी देखिए, यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा जिम्मेदारी के साथ। पहली बात तो साध्वी निरंजन ज्योति जी सिर्फ केंद्रीय मंत्री नहीं हैं, वो निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर भी हैं और महिला महामंडलेश्वर जी। और यहां पे मैं पहले एक वाक्य ये भी कह दूं प्रतीक जी, जो हमारा ओरिजिनल डिबेट का विषय था ना, जी मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई उदाहरण बताइए जहां कोई महिला मुफ्ती मुकर्रम होती हो, मौलवी होती हो, या फिर आर्क बिशप और कार्डिनल होती हो। हमारे यहां महामंडलेश्वर होती हैं। अखाड़ों की 13 प्रमुख अखाड़ों में से एक है निरंजनी अखाड़ा। अब आते हैं वापस इस विषय पे जिस पे हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। देखिए, जो आचार्य जी ने बात कही, यहां पे मैं एक बात कह रहा हूं, हो सकता है किसी को संवेदनशील लगे या विवादास्पद लगे। भारत में ही ऐसे कुछ विचित्र कानून बने हुए हैं कि किसी व्यक्ति का आरोप लगा देना ही यह मान लिया जाता है कि उसके साथ प्रताड़ना हो गई और वह व्यक्ति पूरी तरीके से दबा कुचला था, चाहे आरोप लगाने वाला व्यक्ति के पास वो आईएएस हो, आईपीएस हो, क्लास 1 गजेटेड अफसर हो, मंत्री हो, विधायक हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्यों ना हो, पर संविधान में वह शक्ति दी हुई है। तो इस प्रकार से जब नियम बनाने की बात होती है तो एक विचित्रता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे यहां इस प्रकार की विचित्रता विद्यमान है और उसके ढेर सारे दुरुपयोग के उदाहरण अब लोगों के सामने खुलकर आ गए हैं और ब्लैकमेलिंग में इस तरह के नियमों का, कानूनों का खूब उपयोग किया जाता है। दूसरा विषय जो मैं कहना चाहता हूं, ये जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग की बात है, अभी डाटा प्रोटेक्शन कमेटी के लिए का बिल आने की संभावना है संसद के आने वाले सत्र में। जब इस पे बात होती है तो सभी पार्टियों को खुले दिल से बात करनी चाहिए।
जब हम डाटा प्रोटेक्शन की बात करें, जब हम इस बात की बात करें, तो कोई ना कोई लगाम लगनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। मैं पुनः कह रहा हूं, स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता का आधार यहां पर नहीं रहना चाहिए। और यहां पर मैं एक बात और आचार्य जी से कहूंगा, अरे वो तो बात छोड़िए कि चलिए एक व्यक्ति का या एक महंत का, अरे यहां तो भगवानों के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी अंट शंट लिख देंगे और उसके बाद कहेंगे साहब ये अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। कैसा भी सीरियल बना देंगे, कैसा भी कुछ उसके ऊपर एक कोई फिल्म बना देंगे और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर देंगे। तो मेरे विचार से इन सारी बातों के बारे में समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए और तदनुसार सरकार को व्यवस्थित। आचार्य जी मैं ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, सभी राजनीतिक दलों के साथ। आचार्य जी ऑफ कोर्स ये अच्छा पॉइंट है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा। अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे।
उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में चारधाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के न्यूज 18 के पास महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट में फर्जी फोटो पर ब्लैकमेल करने के लिए आनंद गिरी को ठहराया जिम्मेदार। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में SIT करेगी जांच। शिष्य आनंद गिरी को प्रयागराज लाई पुलिस, कई और लोगों से भी की पूछताछ। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में चारधाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। न्यूज 18 के पास महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट में फर्जी फोटो पर ब्लैकमेल करने के लिए आनंद गिरी को ठहराया जिम्मेदार। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले की एसआईटी करेगी जांच। शिष्य आनंद गिरी को प्रयागराज लाई पुलिस, कई और लोगों से भी पूछताछ। गुजरात में अडानी ग्रुप के एक पोर्ट से पकड़े गए करीब 21,000 करोड़ के ड्रग मामले में 2 अफगान नागरिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। सबसे बड़ी ड्रग तस्करी के पीछे पाकिस्तान और तालिबान के कनेक्शन का शक। ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी। बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। राजस्थान के नागौर में मारपीट और जबरन बाल काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले लड़के की चोरी के आरोप में भीड़ ने पिटाई कर दी थी।
बीजेपी ने सांसद सुकांता मजूमदार को बंगाल का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी का नकली घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए करीब 5 लाख रुपए का 1 क्विंटल घी जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के धार में कोरोना वैक्सीन लगाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों की टीम नर्मदा नदी में फंस गई, जिसके बाद मछुआरों की मदद से टीम की बोट का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया। यूपी के मेरठ में अचानक डेंगू के मामले बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई। मेरठ में डेंगू के अब तक 205 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश के रीवा में तालिबानी क्रूरता को पीछे छोड़ने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जा रहे बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांग लोगों को उनकी मदद के लिए वाहन बांटे। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेनी रानी मौर्य को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। बेबी रानी मौर्य ने हाल ही में राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में वापस आने की बात कही थी। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी पर चल रही प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट को अब एक और झटका लगा है। इंग्लैंड ने अक्टूबर में होने वाले अपने महिला और पुरुष टीम के पाकिस्तान दौरे को फिलहाल टाल दिया। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी खतरे के अलर्ट के बाद पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में 4 धाम यात्रा के दौरान मौसम बेहद खराब हो सकता है, जिसकी वजह से सभी फोर्स और लोगों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक मालगाड़ी पटरी से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। गुजरात के अहमदाबाद भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमने आपसे न्यूज 18 इंडिया के क्यू हैंडल पर एक सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि आरएसएस का बयान जहां जहां हिंदू आबादी कम हुई वहां समस्याएं खड़ी हुई, सही? यह सवाल हमने आपसे पूछा था और आपको इस पर अपनी राय देनी थी। तो 94% लोगों ने इस बयान को सही माना है। तो जो सवाल यह था कि जहां जहां हिंदू आबादी कम होती है वहां पर परेशानी होती है, इस पे उन्होंने अपने राय रखी। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात और अब वक्त है आर पार का। चलेंगे सीधे अमीश देवगन के पास। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। क्या साधु संतों की मौत पर भी इस देश में सियासत की जानी चाहिए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव पंखे से लटका मिला।